नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है तुम मेरी बहन नहीं, मैं तुम्हारी जेठानी हूँ। दो बहनों का प्यार भरा रिश्ता देवरानी जेठानी बनते ही कैसे दुश्मनी में बदल गया। दीदी, आप मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। ये कहानी है वाणी और रिया की, दो बहनें जिनमें लगभग 3 साल का ही उम्र का फर्क था। एक दूसरे की जान। सब कहते कि एक दूसरे के बिना तो इनका खाना पीना कुछ नहीं होता। सरला और सुरेश की दो आंखों के तारे। उतनी यातनाएं सास से सुनने के बाद भी सरला ने लड़के के लिए और प्रयास नहीं किए। वो अपनी दोनों बच्चियों से खुश थे। इतना अमीरी में डूबा परिवार तो नहीं था, लेकिन खाने पीने की किसी चीज की कमी भी नहीं थी। सरला की सास अभी जीवित थी। ससुर का पिछले साल हृदयाघात में परलोक पलायन हो चुका था। सास थोड़े कट्टर स्वभाव की थी, जिसका सरला के स्वभाव पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता था। वो हमेशा उनकी हाँ में हाँ मिलाती। सरला को लगता कि बाबूजी के जाने के बाद माँ अकेली हो गई हैं। अब ऐसे में हम ही उनकी भावनाओं की कद्र कर सकते हैं। जो हुआ सो हुआ, क्या हुआ कुछ कह दिया तो हम उनके बच्चे हैं। पर सास के मुंह से यही सुनने को मिलता, कल मुही है, एक पोता नहीं जना, मेरे वंश का नाश हो गया। ये दो छोरियां ससुराल चली जाएंगी तो कोई तुम्हें पानी पिलाने वाला नहीं होगा। हाँ, मन में टीस करते थे ये शब्द, पर वो हंसकर टाल देती थी। धीरे धीरे बेटियां यौवन की दहलीज की ओर कदम रख रही थी। सरला और सुरेश के संस्कार उनमें कूट कूट कर भरे थे। एक दूसरे के लिए अपार प्रेम था हृदय में। किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे के लिए मदद को तैयार थे। अरे सरला, कुछ तैयारी करी है या नहीं? मेरी बेटी अपने बेटे के साथ आ रही है। जी अम्मा, सब हो गया। जीजी की पसंद का गाजर का हलवा बन गया, सब्जी तैयार है। जब आएंगी गर्म गर्म पूड़ियाँ उतार दूंगी। और मेरे लाल के लिए, उसे राजभोग पसंद है। सुरेश से कह दिया ना ले आएगा आते वक्त? जी अम्मा, कह दिया। सरला की ननद रेखा, जो उम्र में सरला से छोटी थी, पर माँ की कड़वी जुबान का असर अच्छे से उसकी स्वभाव की व्याख्या करता था। उनका बेटा रोहित इकलौती संतान के नाम पर नानीवाड़ी में तांडव करता था। वो भी लगभग वाड़ी और रिया की हम उम्र का ही था, पर बचपना और लाड उसके स्वभाव के गुण थे। अक्सर सरला को ये ताना मिलता था, देख मेरी बेटी ने कुल को रोशन किया और एक तू है कि मेरे बेटे के बेटे का सुख न दे सकी। मन ही मन जी दुखता था सरला का, पर क्या कर सकती थी। अरे भाभी, कहाँ हो? अरे जीजी आ गई। छोटी थी फिर भी मान बड़ों जैसा लेती थी। इस बार तो तुम्हारे आंगन में खुशियों के समाचार लाई हूँ। अरे जीजी, आप आई क्या? ये सबसे बड़ी खुशी नहीं है? आओ बैठो, जल पियो। अरे भाभी, ऐसी खुशखबरी लाई हूँ कि पानी से काम न चलेगा। अरे जीजी, गाजल का हलवा तैयार है और रोहित, आपका राजभोग भी मामा जी पहले ही ला दिए थे। अरे रेखा, अब तो रुक कर ही जाना, तू 2 दिन से ज्यादा रुकती ही नहीं। अरे माँ, क्या करूँ, घर पर कोई नहीं होता तो इन्हें खाने पीने की समस्या हो जाती है। पर इस बार 5-6 दिन तो रुकूंगी ही। पहले मेरी बात सुनो। अपनी बाड़ी और रिया के लिए शादी का एक अच्छा रिश्ता लाई हूँ। घर परिवार देखा हुआ है, मेरी जेठानी की जान पहचान का रिश्ता है। 2 बेटे हैं, हम उम्र ही हैं, दोनों एक ही घर में देवरानी जेठानी बनकर राज करेंगी। अच्छा कारोबार है, दोनों बेटे दिखने में भी अच्छे हैं और मिलजुल कर अपने पिता का बिजनेस संभालते हैं। पर जीजी, एक ही घर में दोनों बहनें, क्या दोनों के बीच सामंजस्य हो पाएगा? बहन का रिश्ता अलग होता है, पर रिश्तों के नाम बदलते हैं तो रंग स्वभाव में भी चढ़ता है। अरे भाभी, दोनों बहनें हैं तो ससुराल में भी बहनें ही रहेंगी। आप क्यों उनके बीच ये रिश्तों के नाम ला रही हैं? और आपको आपके संस्कारों पर भरोसा नहीं? एक घर में रिश्ता करने की बात सुनकर सरला थोड़ी खुश तो थी, पर एक चिंता थी जो खाए जा रही थी। जब एक बहनें एक दूसरे की देवरानी और जेठानी के रूप में रूबरू होंगी, तो ये बहनों का रिश्ता कहीं दब ना जाए, क्योंकि सास कभी माँ नहीं होती और सास बहुओं को एक होकर रहने ही नहीं देती। कोई ना कोई मनमुटाव पैदा हो ही जाता है। तभी वहाँ वाणी और रिया आ जाते हैं। माँ, मुझे नहीं करनी शादी, अभी मुझे पढ़ लिख कर नौकरी करनी है, आप दीदी की शादी कर दो। अरे ये देखो, नौकरी करेगी, वाणी की दादी ने कहा। भला ससुराल में घर का चूल्हा चौका करेगी या नौकरी? भला परिवार ढूंढी है तेरी बुआ, एक ही घर में जाओगी, साथ रहोगी, एक दूसरे का साथ देना। तभी रिया ने कहा,
क्या हम दोनों की शादी एक ही घर में? ये तो बहुत अच्छा है। मैं और वाड़ी दोनों हमेशा साथ रहेंगे, हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। अरे ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरी बेटियों को इस घर से भगाने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। सरला खामोश थी। पता था उसकी एक नहीं चलने वाली। जहाँ उसकी सास ननद मिल जाए वहाँ तो ये भी चुप्पी धारण कर लेते। पर एक बात उसने तय कर ली थी कि कोई भी फैसला हो और सोच समझ कर ही होगा, ताकि कल को पछताना नहीं पड़े। यहाँ सकारात्मक बात यह थी कि दोनों बहनें एक साथ जाने के लिए बहुत खुश थीं। तभी सुरेश ने कहा, मिल लेते हैं उनसे तो पता चले कैसे लोग हैं। सरला भी राजी थी। मिले बिना कोई निर्णय लेना बेकार है। कुछ समय बाद दोनों परिवारों का मिलन समय तय किया गया। मिलान का स्थान सुरेश का घर ही तय हुआ। सारी तैयारियां जोरों पर थी। अरे सरला, दोनों बेटियों को ब्यूटी पार्लर भेज दे, थोड़ी सुंदर लगेंगी तो कम समय लगेगा उन्हें हामी भरने में। सरला ने वैसा ही किया। तरह तरह की मिठाइयों से घर महक रहा था। साफ सफाई भी अच्छे से करा दी गई थी। आज सुरेश जी ने छुट्टी ले ली थी। उन लोगों के आगमन का समय हो गया था। रेखा भी उन्हीं के साथ सम्मिलित थी। सुलेखा अपने दोनों बेटों और पति के साथ पधारी। बड़े ही विनम्रता से सरला और सुरेश ने उनका स्वागत किया। वाणी और रिया अपने कमरों में थी। सरला ने दोनों लड़कों को देखा। दोनों बहुत ही बढ़िया थे। दोनों ने उन्हें चरण स्पर्श किए तो वह खुश हो गईं। आओ बेटा, ये हमारी सास हैं, दादी जी। उन्होंने दादी जी के भी चरण स्पर्श किए। अरे भाभी, वाणी और रिया को भी बुला लो। सभी को सम्मान के साथ बिठाया गया। थोड़ी देर में दोनों बेटियां भी आ गई। दोनों ने लाल रंग की साड़ी पहनी थी। बहुत ही सुंदर लग रही थी। जी, इनमें से बड़ी बिटिया कौन है? जी वाणी, ये है बड़ी बिटिया और ये है रिया, छोटी बेटी। ये मेरा बड़ा बेटा राघव और छोटा बेटा राहुल। अरे बहन जी, हमें आपकी दोनों बेटियां पसंद है। आप निश्चिंत रहिए। जैसी ये यहाँ हैं वैसी ही ससुराल में रहेंगी। इन्हें किसी चीज़ की चिंता नहीं होगी। ये सुनकर सरला के दिल को राहत मिली। बस समय सीमा तय कर दी गई। मुहूर्त के हिसाब से तारीख निकल गई और दोनों बेटियों की विदाई की घड़ी आ गई। मेरा आंगन तो सूना हो जाएगा। मेरी दोनों बेटियां एक साथ विदा हो जाएंगी। सरला की आंखों से छलकते आंसू सुरेश जी के कंधे भिगो रहे थे। अब ये घड़ी तो आनी ही थी सरला। तुम तो खुश हो जाओ कि हमारी बेटियां हमेशा साथ रहेंगी। विदाई का मुहूर्त बीता जा रहा था। विदाई में माँ ने ये सीख दी कि चाहे कुछ भी हो जाए पर यह ध्यान रहे कि तुम एक ही कोख की संतान हो। एक ही रक्त है दोनों में। एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना। कभी अपनी माँ की सीख को दूषित न होने देना। दोनों बेटियां बहू बनकर सुलेखा जी की दहलीज पर स्वागत के लिए खड़ी थीं। सुलेखा जी के तो पैर जमीन पर नहीं थे। एक साथ दोनों बहुओं का मुंह देख लिया था। रस्में अपनी तय मुहूर्त से चल रही थी। दोनों बहनों को अपने घर का आंगन छोड़ने का दुख तो था, पर एक साथ होने की खुशी भी थी। रस्मों के बीच में अचानक से तेज आवाज में सुलेखा जी ने रूपा को आवाज लगाई। रूपा, कहाँ मर गई थी? एक बार बोलने पर सुनाई नहीं देता क्या? तेरे पीछे पीछे मैं भी भागती रहूं? ना अम्मा, माफ कर दो। उसके हाथ कांप रहे थे। इतनी तेज आवाज सुनकर तो बाड़ी भी सहम गई। वो पहले से सहमे स्वभाव की थी, पर रिया स्वभाव में तेज थी। पर अभी तक जो मधुर आवाज में बेटा बेटा करके बातें कर रही थी, उनका अचानक बदलता स्वभाव देखकर दोनों बहुएं हैरान थी। जिस तरह से सुलेखा जी ने आवाज लगाई, बाड़ी घबरा गई। घबरा कर उसने रिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। तभी फुसफुसाहट में रिया ने कहा, दीदी ये सास है, माँ नहीं। और फिल्मों में नहीं देखा, सास ऐसी ही होती हैं। अपनी दादी को नहीं देखा, वो भी तो माँ की सास हैं। कितना चिल्लाती हैं उन पर। डरो मत। जब भी रिया वाणी को हिम्मत बंधाती थी तो वाणी सामान्य हो जाती थी। अरे रूपा, जाकर थाल लेकर आ। मोहल्लों की औरतें मुंह दिखाई को आती होंगी। तुम देखो दोनों बहुओं, बार बार ना कहूंगी, जो भी मुंह दिखाई करे पांव छूना, नजरें नीची रखना। और न जाने कितनी हिदायतों के साथ मुंह दिखाई की रस्में शुरू हुई। दिन बीता, रात आई तो शरीर को थोड़ा आराम मिला। चलो दीदी, अब तो कम से कम अपने कमरे में आराम कर सकेंगे। सुन रिया, जब मम्मी जी अपने यहाँ आई तो कितना प्यार से सर पर हाथ फेरा था। माँ पापा से भी वादा किया कि आप चिंता ना करो, अपनी बेटी की तरह रखूंगी। पर आज का उनका अंदाज देखकर तो मैं डर ही गई। अरे दीदी, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तू बड़ी बेबाक है, तुझे बड़ा पता है सास बहू का। अरे दीदी, सीरियल नहीं देखती क्या? किसी सीरियल में कोई सास कभी माँ जैसी होती है?
बेचारी डरी सहमी बहू बस हाँ जी माँ जी करती रहती है। आप चिंता ना करो, अब पूरी जिंदगी यहीं रहना है तो चिंता क्या करना, बस माँ से कुछ मत कहना, वो उदास हो जाएंगी। हाँ ठीक है, वैसे भी तू है ना मेरी माँ, अभी तक तू ही तो नसीहत देती आई है। वक्त बीत रहा था और दोनों बहनें अपनी समझदारी से एक दूसरे का साथ दे रही थीं। आज मौसी जी आ रही हैं तुम्हारी। बड़े ही लाड प्यार से उन्होंने इन दोनों बेटों को पाला। जब जब ये छोटे थे तो ज़्यादातर वहीं रहते थे। उनकी आओ भगत में कोई कमी ना रखना। तबीयत के चलते वो तुम लोगों की शादी में भी नहीं आ पाई थी। जी मम्मी जी। ये कहकर दोनों अपने अपने कामों में लग गई। मौसी जी की पसंद को ध्यान में रखते हुए सारे खाने की तैयारी की गई। आओ जीजी आओ। जब मौसी जी आईं तो दोनों बहुओं ने कहे अनुसार पांव छुए। आशीर्वाद के साथ मौसी जी ने दोनों को शगुन भी दिया। अरे राघव और राहुल, अब जिम्मेदारी लेना सीख लो, अब बेटे से पति बन गए हो। बातें होने के बाद बहुओं के द्वारा बनाए खाने की तारीफ मिली। बड़े ही मीठे बोल हैं मौसी जी के। देख रिया, ये भी बेटा बेटा बोल रही हैं, क्या ये भी बाद में रंग दिखाएंगी? ये सुनकर रिया को हंसी आ गई। दोनों बहनें सुलेखा जी और उनकी बहन एक दूसरे से बहुत करीब हैं। ज़्यादातर अपने परिवार में एक दूसरे की सलाह ज़रूर लेती हैं। अरे सुलेखा, मैंने सुना है दोनों बहनों को एक ही घर से ले आई है। पता है ना, शादी के बाद सास का रुतबा बस यहीं खत्म हो जाता है। और तू तो अपने लिए दोनों सगी बहनें ले आई। एक बार जो उनकी चल पड़ी तो पड़ी रहना एक कोने में। वैसे भी दोनों बहनें हैं, कल को कुछ ऊंच नीच हुई तो दोनों बहनें एक पलड़े में और तू एक पलड़े में। तेरी तो कोई बेटी भी नहीं तेरा साथ देने चली आए। ये बात सुनने को तो कान सुन रहे थे, पर असर दिल के किसी कोने में हो रहा था। अक्सर परिवारों में यही होता है, जहां अपना खुद का घर बर्बाद करने के लिए बाहर की सलाह ली जाती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही था। जी जी, मैंने तो ऐसा इस तरह से सोचा ही नहीं। मैं तो सोच रही थी दो बहनें प्यार से रहेंगी देवरानी जेठानी की तरह, कम से कम झगड़ा तो नहीं होगा। और आप सही कह रही हैं, कहीं दोनों बहनों ने मिलकर मेरा पत्ता ही कट कर दिया तो। जहर तो घुल ही गया था, बस असर दिखना बाकी था। सुलेखा जी जबान की कड़वी थी, ये बात तो सिद्ध हो गई थी, पर मन पर किसी और की बातों का पर्दा डाल लेंगी ये पता न था। अब हर एक बात जो उन्हें अच्छी लगती थी दोनों बहुओं की, अचानक उसमें खोट दिखने लगा। अपनी बहन की बातों में आकर अपने घर की सुख शांति की कीमत लगा ली थी सुलेखा जी ने। अरे जीजी ने कहा था ये रिया तो बहुत तेज है, पर बड़ी तो सीधी सी है, इसे ही अपने पलड़े में रखती हूँ। जाने किस जिद में हंसते खेलते घर की नींव हिलाने के लिए सुलेखा जी तैयार थी। अरे राहुल, तुम बोल रहे थे ना कि तुम्हें कहीं घूमने जाना है, वो कहाँ का नाम लिया था तुमने? हाँ माँ, गोवा जाना है। तो ठीक है ना, तुम चारों एक साथ चले जाओ, एक साथ घूमना भी हो जाएगा और मस्ती भी। ये सुनकर रिया और वाणी खुश हो गई। वैसे भी दोनों को हर जगह साथ रहने में मज़ा आता है। कुछ ऐसा ही स्वभाव राघव और राहुल का था। ठीक है माँ, मैं चारों की कल शाम की ही टिकट करा लेता हूँ। ठीक है। रसोई में जब रिया और वाणी रात के खाने की तैयारी कर रहे थे तो अचानक रिया ने कहा, दीदी ये रोटियां मैं बना लेती हूँ, आप ये सब्जी बना लो। मैं फिर जल्दी से मेरी पैकिंग कर लूँगी, फिर आपकी भी मदद कर दूँगी। बाहर चौके में कान लगाए सुलेखा जी सब विवरण देख रही थी। रिया थी भी थोड़ी चुलबुली, हमेशा की तरह अपनी बहन पर काम छोड़ जाया करती थी। वाणी हमेशा शिकायत करती थी माँ से, देखो ना माँ, ये अपने हिस्से का काम भी नहीं करती। अरे कर देना बिटिया, तेरी छोटी बहन है। पर यहाँ माँ की तरह बातों को नज़रअंदाज करने वाला कोई नहीं था। पीछे से आवाज़ आई, किसी को इतना भी अपने सीधे स्वभाव का फ़ायदा मत उठाने दो कि अपने हक का भी बोलना भूल जाओ। ठीक है तुम बहनें हो, वरना अलग अलग घर की होती तो अब तक मुंह फुलना शुरू हो जाता। वाणी ने सुलेखा की किसी बात का जवाब नहीं दिया, पर ये वो अंकुर थे जो अभी खाली ज़मीन में बोए जा रहे थे। पर वो ये भूल गई थी कि ये बगिया तो उसकी ही थी, उसी में फूल भी खिल सकते हैं। फूल खिलेंगे तो पूरी बगिया महकेगी, लेकिन अगर कांटे बिखरेंगे तो कभी ना कभी तो उन्हें भी चुभेंगे। काम समेट कर वाणी रिया के कमरे में चली गई। देख रिया की बच्ची बड़ी चंट है, पैकिंग शुरू भी कर दी मेरे बिना। अरे दीदी आओ, चिंता मत करो, मैं पूरी पैकिंग करूंगी आपकी। ये सुनकर वाणी खुश हो गई। कल शाम की टिकट है, कल सुबह हम शॉपिंग पर चलेंगे, जीन्स टॉप या शर्ट्स लेकर आएंगे। तू पागल है क्या? माँ जी को पता चलेगा तो मतलब
आप अपने हनीमून पर साड़ी पहन कर जाओगी? मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं तो राहुल जी को बोल चुकी हूँ कि मुझे कल शॉपिंग करनी है। ठीक है, मैं भी राघव जी से पूछ लेती हूँ। ये कहकर वाणी अपने कमरे में चली गई। कमरे में राघव वाणी का इंतजार कर रहा था। राघव जी, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। क्या मैं गोवा में जींस टॉप ले सकती हूँ? अरे वाह, तुम पहनती हो तो लो, ज़रूर लो। माँ जी को बुरा तो नहीं लगेगा। अब हमारे हनीमून में माँ कहाँ से आ गई? जो तुम्हें पहनना है वो पहनो। अगले दिन सुबह अचानक रिया ने कहा, जीजू आपने दीदी को जींस पहनने के लिए हाँ कहा कि नहीं? और रिया ये कहकर हंसने लगी। तभी पीछे से आवाज़ आई, रिया बहू, ये क्या तरीका है अपने जेठ जी से बात करने का? माना वाणी तुम्हारी बहन है, पर जीजा जी का रिश्ता तुम अपने मायके में निभाना। यहाँ कायदे से रहो। यहाँ कोई ये नहीं देखेगा कि तुम वाणी की बहन हो, यही सब देखेंगे कि जेठानी देवरानी हो। इस लिहाज से ये तुम्हारे जेठ जी हैं। आती होठों की हंसी जैसे छिन गई। जिस खुले मन से रिया इन रिश्तों को अपना रही थी, उसे नहीं पता था कि यहाँ रिश्तों को नाम के कायदों में बांध दिया जाएगा। आज रिया का मन दुखा, वाणी को भी बहुत बुरा लगा। सुलेखा जी की बातों ने रिया का दिल तोड़ दिया था, पर वाणी का मरहम रिया के लिए काफी था। तू क्यों सोच रही है इतना? क्या हो गया जो कह दिया कुछ तो? तू ही तो ज्ञान देती है कि सास ऐसी ही होती हैं। तू सीरियल नहीं देखती क्या? इन बातों को सुनकर रिया के चेहरे पर हंसी आ गई और वाणी ने रिया के आंसू पोंछे। दोनों बहनें जी जान से एक दूसरे की परवाह करती थीं। एक को परेशानी होती तो एक दवा बन जाती। देखिए, रोना धोना बंद कर, राहुल भैया आते ही होंगे। हमें बाहर जाकर जींस भी तो खरीदनी है। ये सुनकर रिया खुश हो गई। बचपना अभी गया नहीं था। एक माँ ताउम्र अपने बच्चों में बचपना जिंदा रखती है और ससुराल की दहलीज कहती है कि अपना बचपना अपने मायके में ही छोड़ कर आना। बड़ी खुशी खुशी चारों अपने हनीमून के लिए रवाना हो गए। देख रिया, तू तो कह रही थी कि भला साड़ी में कोई हनीमून पर जाता है। अब तू भी तो साड़ी पहनी है। आप मुझे जानती नहीं, बस अभी आती हूँ। थोड़ी देर में रिया पहले से ही एक जोड़ी कपड़े बैग में निकाल ली थी, जो वो ट्रेन में बदल ली। देखो, यहाँ कोई सासू नहीं और कोई बहू नहीं, पर तुम्हारे जेठ जी तो है ना? राघव ने कहा। ये सुन चारों की चारों ठहाके मारकर हंसने लगे। अब जीजू, यहाँ आप बस जीजू ही बनकर रहिए, जेठ जी नहीं, वरना मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगी। अरे मैं तो तुम्हारी टांग खींच रहा था। अरे वाणी, तुमने रिया की तरह कपड़े बैग में नहीं रखे थे क्या? राघव ने पूछा। नहीं ना, इस पगली ने मुझे तो ये बताया ही नहीं। हाँ, सब मैं ही बताऊं, खुद भी कुछ कर लिया करो दीदी, रिया झट से बोली। अब बैठी रहो ट्रेन में भी साड़ी में ही। आप अपने हनीमून पर साड़ी में ही जाओगी। वाणी ने रिया की तरफ मुंह बना दिया। ये छोटी मोटी नोक झोंक तो दोनों के बीच रोज का था, क्योंकि रिया वाणी को तंग किए बिना नहीं रहती थी और वाणी बेचारी सीधी सादी अपना मन मार कर रह जाती। तभी वाणी का फोन बजा। चुप हो जाओ, मम्मी जी का फोन है। राधे राधे मम्मी जी। राधे राधे। अरे वाणी बहू, तुम लोग अच्छे से बैठ गए ना ट्रेन में? कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं मम्मी जी, हम सब अच्छे से बैठ गए। चलो, बाल गोपाल की कृपा से अच्छे से जाना सब, और अच्छी खबर लाना। जी मम्मी जी। ये कहकर वाणी ने फोन काट दिया। क्या कहा मम्मी जी ने? रिया ने पूछा। मुझसे अभी भी नाराज हैं क्या? नहीं पगली, वो तो कह रही थी कि अच्छे से जाना, फिर बोली कि अच्छी खबर लाना। कौन सी खबर की बात कर रही थी? अरे दीदी, आपसे कह रही थी कि आप उन्हें जल्दी दादी बना दो। ये सुनकर वाणी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। तो सही कहा ना जीजू? राघव ने हामी में सिर हिलाया। राहुल तो अपने फोन में व्यस्त ही रहता था, पर रिया अपना एंजॉय पूरा करती थी। तभी वाणी ने रिया को अपनी ओर खींचा। अच्छा जी, मैं उन्हें दादी बनाऊं? तू बना दे, शादी तो दोनों की साथ ही हुई है। वाणी ने रिया से कहा। ना जी, मैं तो राहुल से कह चुकी हूँ कि 1 साल तक कोई बच्चा नहीं। मैं पहले अपनी जिंदगी तो जी लूं, वरना बच्चा होने के बाद तो उसी में लगे रहो। वाह जी, खुद को तो अपनी जिंदगी जीनी है, और मेरी क्या दुश्मनी है जिंदगी से? अरे दीदी, आप बड़ी बहू हो तो आपसे सबसे पहले इच्छा करेंगी, है ना? आप परेशान क्यों हो रही हो? ये तो वैसे भी शादी के बाद सब पीछे पड़ जाते हैं। आप अपने हिसाब से योजना बनाओ। तू भी ना, बड़ी मैं हूँ और तू बड़ी ज्ञानी बातें करती है। कहाँ से सीखती है ये सब? कुछ भी। दीदी, आप सीरियल नहीं देखती क्या? यही होता है। ये तू घर पर दादी के साथ सीरियल देख देख कर खूब ज्ञान इकट्ठा कर ली है, और आप तो बस किताबों में ही उलझी रहती थी। देखो क्या काम आ रहा है किताब, रसोई के चूल्हे में काम आएगी। ये सोच सोच कर रिया बहुत परेशान होती थी।
वो हमेशा से जॉब करना चाहती थी, पर ये भी जानती थी कि शादी के बाद ससुराल में बस रोटियां सेकनी है, अपनी किस्मत नहीं। तू क्यों दुखी होती है रिया, जाने दे, ये 4 दिन हम मस्ती करेंगे। बहुत ही बढ़िया दिन बीत रहे थे, पर रिया को ये बात खटक रही थी कि मम्मी जी का एक बार भी फ़ोन नहीं आया था उसके पास, और वाणी को हर बार फ़ोन कर रही थी। वजह बहुत छोटी थी, पर दिल में घर कर रही थी। क्या हुआ रिया, तुझे देखकर लग नहीं रहा कि तू यहाँ मज़े कर रही है? क्या बात है जो तुम मुझसे छिपा रही हो? दीदी ऐसा कुछ नहीं, बस छोटी छोटी बातें कभी किसी के दिल के कोने में जीवंत रह जाती हैं। अब देखो ना, मम्मी जी ने एक बार भी मुझे आगे होकर फ़ोन नहीं किया, पर वो आपको लगातार फ़ोन कर रही हैं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो आप में और मुझ में अंतर कर रही हैं? पर हम दोनों ही तो सगी बहुएं हैं उनकी, फिर वो ये सब क्यों कर रही हैं? क्या मैंने सच में इतनी बड़ी गलती कर दी वो जींस वाली बात बोलकर? कितना अजीब होता है ना, मम्मी के पास तो हम कुछ भी बोल देते थे और वो प्यार से समझा देती रहीं, पर यहाँ बोलना भी तौल कर पड़ता है, कहीं कम ज़्यादा ना हो जाए। तू ही कहती है ये ससुराल है, अब जाने दे। देख, कल हम वापस जा रहे हैं घर, तो आज तो पूरा एंजॉय कर लें। ये बोल वाणी रिया की आंख में आई नमी को पहचान गई और उसका हाथ पकड़ कर ले गई। घर लौटने के बाद भी ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती थी जो उन दोनों के मन को दुखी कर जाती थी। ऐसे ही एक दिन रिया को हलवा बनाने की फरमाइश की गई। अभी तक तो दोनों रसोई में एक साथ होते थे, तो रिया जो काम नहीं कर पाती थी वो झट से वाणी को बोल देती थी और बाहर आकर कह देती थी कि रिया ने बनाया है। पर आज तो परीक्षा की घड़ी थी। वाणी को सुलेखा ने अपने पास बिठा रखा था। वो भी घबरा रही थी, जानती थी कि रिया को हलवा बनाना नहीं आता। वो तो बस वाहवाही लेने को तैयार रहती थी। हाथों की मुट्ठी बनाकर घबराहट के मारे रिया समझ नहीं पा रही थी कि हलवा कैसे बनाऊं। कितना बोला था दीदी ने, एक नज़र सीख ले मुझसे, कभी मैं साथ ना हुई तो। और आज वो घड़ी आ ही गई थी जब दीदी साथ नहीं थी। घबराहट के मारे जैसे तैसे उसने हलवा बनाया। हलवे की जगह लापसी बन गई। जब उसने खाने के लिए परोसा तो वाणी के हाथ पैर कांप रहे थे। आज तो भांडा फूटने वाला था। अभी 4 दिन पहले रिया के हाथ के हलवे की सबने तारीफ की थी। बेशक वो हलवा वाणी ने बनाया था, पर नाम तो रिया का था। अब तो पोल खुली जाएगी। माँ जी ने हलवा चखा, बड़े अजीब सा मुंह बना। ये क्या बनाई हो, ये तुमने बनाया है? तबीयत तो ठीक है? अभी पिछली बार तो मैं उंगली चाट चाट के खाई थी, और आज ये हलवा तो कोई खा ही नहीं सकता। कच्चा आटा स्वाद बिगाड़ रहा है इसका। मन ही मन सुलेखा जी समझ गई थी कि मेहनत वाणी की थी और रिया फायदा उठा रही थी उनके सोच के हिसाब से। अब यह जानने के बाद सुलेखा जी का फैसला क्या होगा? क्या सुलेखा जी यह समझ पाएंगी कि वाणी और रिया में फूट डालकर अपने बेटों का घर बर्बाद कर रही हैं? क्या वह दोनों बहनों का प्यार भरा रिश्ता देवरानी जेठानी का कड़वाहट भरा रिश्ता बन जाएगा? जानने के लिए सुनिए कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। कहानी का दूसरा भाग देखने के लिए कमेंट में यस और नो ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले भाग में।